हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमोलिक्यूल्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की केमिस्ट्री से चैप्टर सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में बेटा हम पढ़ चुके हैं अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सबसे पहले बेटा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक का नाम है उसको जानना ज़रूरी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते किसे हैं? द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। देखिए, हम जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमने फिर नोट किया था कि वेपर प्रेशर कैसा रहेगा। कभी जब वोलाटाइल सोल्यूट ले रहे थे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा था, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ले रहे थे तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। और उसी डिक्रीज को एग्जैक्ट वे में मेजर करने के लिए या फिर कोई भी टर्म्स लाइक मॉलिक्यूलर मास है या टेम्परेचर है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करके अगर आप किसी चीज़ की बहुत सर्टेन वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर, प्रेशर इन सब पे डिपेंड ना करके सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करे कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सिर्फ इनकी हेल्प से अगर हम चीज़ों को फाइंड आउट कर सकें तो उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब कॉलिगेटिव का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है कॉलिगेटिव, ये लैटिन लैंग्वेज से आया है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है कॉलिगेटिव का मतलब क्या होता है? बाउंड टुगेदर। अब साथ में कौन बंधे होते हैं? पार्टिकल्स बंधे होते हैं। तो जो साथ में बंधे रहते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना या उन्हीं पर डिपेंड करना क्या कहलाता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, ना कि सोल्यूट के नेचर पर, कि सोल्यूट हमारा कैसा है, इलेक्ट्रोलिटिक है या नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है, उनके फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं, इन सब चीज़ों पर हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा डिपेंड नहीं करती है। तो अब देखते हैं कि हमारी यूनिट में कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट हमारे पास रहती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड नंबर पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो होगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड लास्ट एंड फोर्थ वो होगी बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो कुल मिलाकर ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है अपने इस चैप्टर में, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट हैं। लास्ट एग्जाम्स में आप देखेंगे इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनको बारी बारी से। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये हम ऑलरेडी हमारे लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस कर चुके हैं। जब हम रॉल्ट्स लॉ को पढ़ रहे थे वोलाटाइल, तो हमने नॉन वोलाटाइल पर भी वहीं पर कर लिया था। उसमें फाइनल कंक्लूजन क्या निकला था बेटा? फाइनल कंक्लूजन ये निकला था कि जो आपका P0A है उसमें से आप क्या कर रहे हैं? PA को माइनस कर रहे हैं। ये टर्म आपकी इक्वल थी, किसके इक्वल थी? P0A इंटू में काई A। यानी जब आप वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर रहे थे तो अपने पास एक ये रिलेशन निकल कर आया था। यहाँ से हमने काई A की वैल्यू निकाल ली थी, जो कि किसके बराबर थी? P0A माइनस PA। इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी जब प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम है किससे, सॉरी ज़्यादा है किससे? उस वेपर प्रेशर से जब उस सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया गया था सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो ये टर्म आपको दिखाती है डिफरेंस। और जब मैं P0A को यहीं पर ले आती हूँ तो ये आपको क्या बताएगी बेटा? रिलेटिव लोअरिंग। अब ये दिखा रही है लोअरिंग तो हुआ है, ज़्यादा में से कम को माइनस किया है। अब वो रिलेटिव लोअरिंग क्या होगा? ये वाले टर्म दिखाएगी। अगर आपको ये डिटेल में पढ़नी है आप लेक्चर नंबर 5 देख सकते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी बात हम करेंगे आज की क्लास में। मेजरली हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने वाले हैं। सेकंड इज ऑस्मोटिक प्रेशर।
अब डायरेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर पर आने से पहले कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे। देखिए, अपने आसपास में आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि जो फ्लावर्स होते हैं जो मुरझा जाते हैं तोड़ने के बाद, अगर आप उनको पानी में रख देते हैं तो वो दोबारा से खिल जाते हैं, है ना। और जो कच्चे आम होते हैं, अनराइप मैंगोज़, उनको अगर सलाइन वाटर, ब्राइन सॉल्यूशन हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं, ब्राइन अगर आपको ध्यान हो तो 10th क्लास में आता था NaCl प्लस वाटर, अगर आप उसे ब्राइन सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं हमारे अराउंड, आपके घर में भी होंगी, आपके आसपास भी होंगी, जो आपने देखी होंगी। तो इन सब चीज़ों के पीछे बेटा रीज़न क्या है कि ये जो भी मैं बात कर रही हूँ ये लिविंग थिंग्स के बारे में है, जो आपके चाहे वो एनिमल से रिलेटेड है चाहे वेजिटेबल वाली चीज़ से रिलेटेड है, सबके पास एक मेम्ब्रेन होती है। यानी जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनके पास क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। अब ये मेम्ब्रेन कैसी रहती है बेटा, पोरस। पोरस मीन्स इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स का काम क्या होता है, कुछ मेम्ब्रेन ऐसे होते हैं कि जो, अब जैसे ये मान लीजिए इनसाइड यहाँ पर ये सेल है, आसपास में सेल के सराउंड में जो भी चीज़ें हैं उनको सेल के अंदर ले जाना या सेल से बाहर ले जाना किसका काम होता है, मेम्ब्रेन का काम होता है। अब ये मेम्ब्रेन के जो पोर्स हैं ये इतने छोटे होते हैं कि ये स्मॉल सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट तो अलाउड कर देते हैं, लेकिन लार्ज बड़े सॉल्यूट पार्टिकल्स को ये परमिट नहीं करते हैं इसमें से आने जाने के लिए। यानी अगर चीज़ें अंदर जाएंगी तो भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही होंगे, बाहर जाएंगे तो भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही जाएंगे। सॉल्यूट पार्टिकल को ये एंटर नहीं करने देती है, ना फिर एग्जिट, मतलब क्रॉस नहीं करने देती है। तो जो इस तरीके की मेम्ब्रेन होती हैं उसको कहते हैं बेटा सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी जो सिलेक्टिव चीज़ों को परमिट कर रही हो आने जाने के लिए, दैट इज़ नोन एज सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन अब प्लांट्स से भी हो सकती है, एनिमल्स से भी हो सकती है, और अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्रियल लेवल पर तो वो सिंथेटिक भी हो सकती है। लाइक सेलोफेन एक मटेरियल है, उससे बनाई जाती है, पिग्स ब्लैडर से ये बनाई जाती है। तो अब पढ़ते हैं कि ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते थे। तो इससे पढ़ने के लिए हम एक बार जानते हैं बेटा, एक कंडीशन आपको अज्यूम करनी पड़ेगी। सपोज आपके पास जो है एक सॉल्यूशन है, मतलब आपने यहाँ पर अपनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को जो है वो सेटअप कर दिया है। इस साइड पर मैंने ले लिया है सॉल्यूशन, लिख देते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ मैंने ले लिया है प्योर सॉल्वेंट, दैट इज प्योर सॉल्वेंट। बीच में आपकी होगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर क्या होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल प्योर सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्यूशन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या है, मोशन, मोशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम pure solvent towards solution is called osmosis. सॉल्वेंट पार्टिकल्स का प्योर सॉल्वेंट वाली साइड से सॉल्यूशन की तरफ मूव करना क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा। अब अगर मुझे उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये मोशन कब तक चलेगा। ये मोशन जब तक चलेगा जब तक कि एक इक्विलिब्रियम नहीं सेटअप हो जाता। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब दोनों तरफ सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो बराबर नहीं हो जाती, तब तक ये मूवमेंट क्या होगा बेटा, चलता रहेगा। ठीक है। अब अगर क्या है कि अगर मुझे ये मूवमेंट फास्ट करना हो या फिर रोकना हो कि मुझे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए अपने सॉल्यूशन में, कम चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, अगर रोकना होगा तो मैं सॉल्यूशन के ऊपर क्या करूँगी, प्रेशर इंक्रीज कर दूँगी।
यहाँ से प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पार्टिकल को स्पेस कम मिलेगा स्टे करने के लिए, और वो जहाँ से भी उनको आउटलेट दिखेगा वहाँ से जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और अगर मुझे मूवमेंट फास्ट करना हो तो मैं क्या करूँगी, सॉल्वेंट वाली साइड पर प्रेशर इंक्रीज कर दूंगी, तब पार्टिकल जल्दी जल्दी आना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये तरीका होता है, और इस मोशन को आप क्या नाम देते हैं बेटा, ऑस्मोसिस नाम देते हैं। अब देखिए ऑस्मोसिस दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सोस्मोसिस और एक होता है बेटा एंडोऑस्मोसिस। एक्सो का मतलब होता है बाहर जाना, एंडो का मतलब होता है अंदर आना। जब आपके सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन से बाहर अगर जा रहे हैं तो उसको कहते हैं एक्सोस्मोसिस, अगर अंदर आ रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम एंडोऑस्मोसिस कहेंगे। बताइए यहाँ तक क्लियर है क्या। इसके बाद क्या है कि मैंने आपको बताया है कि अगर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन वाली साइड पर प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो फ्लो क्या होता है, रुक जाता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और इसी प्रेशर को हम नाम देंगे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा द प्रेशर अप्लाइड एट सॉल्यूशन साइड, या फिर एट सॉल्यूशन में लिख देती हूँ डायरेक्ट, सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ solvent particles is called osmotic pressure। फाइन, कि वो प्रेशर जो लगाया जाता है सॉल्यूशन वाली साइड पे सॉल्वेंट पार्टिकल के मोशन को रोकने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि देखिए सबसे पहली बात तो आपको एक चीज़ पता होनी ज़रूरी है ऑस्मोसिस के बारे में, कि जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल होता है इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाइयर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। दूसरी बात ये है बेटा कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैरिटी के। अब मोलैरिटी क्या होती है, एक तरह से मोल्स की कॉन्सेंट्रेशन जो बताती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर। तो एक तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करेंगे, पाई के बारे में जानते हैं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर मोलैरिटी यानी जो मोलैरिटी दिखा रही है बेटा कॉन्सेंट्रेशन को एक तरीके से, तो यहाँ पर आप एम नहीं लिखेंगे, सी से डिनोट कर देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में इट इज़ गिवन एज सी, एम भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, अभी के लिए मैं सी लिख रही हूँ। एंड इट ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द टी यानी कि टेम्परेचर। जब मैं दोनों इक्वेशंस को साथ में लिख दूंगी तो क्या बन जाएगा, सी इंटू में टी, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं कॉन्स्टेंट आ जाता है, कॉन्स्टेंट इज आर एंड आर इज गैस कॉन्स्टेंट। यहाँ तक बताओ बेटा क्लियर है, छोटी सी इक्वेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब इस छोटी सी इक्वेशन से हम एक और रिलेशन यहाँ पर निकाल लेते हैं, देखिए कैसे। अभी अभी हमने लिखा कि दैट पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी को क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट सेकेंड टर्म होती है ना, तो 2 से डिनोट करेंगे, बाय में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब अगर मैं इस v को दूसरी तरफ ले जाऊं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू N2RT। ये कहीं कहीं से आपको वो आइडियल गैस वाली इक्वेशन नहीं लग रही, PV इज इक्वल टू NRT होता है और पाई यहाँ पर हमारा प्रेशर ही होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिखने वाली हूँ। एन क्या होता है बेटा, मोल्स, और मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। फाइन। अब अगर आपको यहाँ से मोलर मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या करेंगे, मोलर मास जिसको फाइंड आउट करना है उसको उस तरफ ले जाइए, बाकी चीज़ों को एक साइड पे कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, M2 इज इक्वल टू W2RT डिवाइडेड बाय पाई V। ये वाला रिलेशन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसी टर्म है बेटा जिसको मोलर मास, बायोमोलिक्यूल्स के मोलर मास, बायोमोलिक्यूल यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं
ये क्वेश्चन भी आया है एक बार एमसीक्यूज में, या फिर नहीं, एमसीक्यूज में नहीं आया था, 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन था बोर्ड के एग्जाम में कि आप क्या है, कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं किसके लिए, बायोमोलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मासेस को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर ये वाले टर्म जो है वो यूज़ की जाती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं, एक टर्म आती है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने के बाद, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे कोई भी दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो उसे कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, इक्वल हो, उनको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है आपके एनसीईआरटी। अब मैं आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ाना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये तरीका जो है लिया है। अभी हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था कि कोई भी दो सॉल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उनको क्या कहा जाता है, आइसोटोनिक। लेकिन उनका क्या जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता? जैसे यहाँ पर बेटा एक एग्जाम्पल है, बहुत ही पॉपुलर सा एग्जाम्पल है, द ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल। अब ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड होते हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहता है, इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। देखिए नॉर्मल जो सलाइन वाटर है, जो आपको डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं ना आईवी के जरिए। आईवी क्या होता है, इंट्रावेनसली, मतलब आपकी वेन्स में जो इंजेक्ट किया जाता है, जो कहते हैं ना कि ग्लूकोज चढ़ा दिया है, मतलब वो बेसिकली क्या होता है, सलाइन वाटर होता है। जब आप डिहाइड्रेटेड फील करते हैं या आपको कोई दूसरा मेडिसिन जो है उसके ज़रिए इंजेक्ट करनी है, तो सलाइन सॉल्यूशन होता है 0.9%। अब वो इक्विवेलेंट है किसके बराबर, ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसके बराबर। क्या हो अगर हम इससे ज़्यादा का ले लें, तो अगर इससे ज़्यादा का ले लेंगे तो बेटा क्या होगा, वाटर विल फ्लो आउट, पानी बाहर आ जाएगा ब्लड सेल से और आपके ब्लड सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंक। ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब आप ब्लड सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखें जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड सेल से ज़्यादा है, तो बेटा इस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर आप कंसंट्रेशन 0.9 से कम ले रहे हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा, पानी ब्लड सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब ये स्वेलिंग वाली जो सिचुएशन आती है तो इसको कहा जाता है, इसको हम कहते हैं हेमोलिसिस। और जब आप सिचुएशन आती है जब आपका सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, तो श्रिंक होने के जो ये प्रोसेस है उसको कहते हैं क्रेनेशन। तो ये जो दो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं जो यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है जो कि मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पेपर 2025 से है। An unripe mango placed in a concentrated salt solution to prepare pickle shrivels because। एक कच्चे आम को आप सॉल्ट सॉल्यूशन में रख देते हैं अचार बनाने के लिए और वो सिकुड़ जाता है। इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन ए, इट गेन्स वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, बी, इट लूजेस वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, सी, इट गेन्स वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, या डी, इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। अभी हमने पढ़ा सॉल्ट सॉल्यूशन में जब सेल्स को रखते हैं तो पानी सेल के बाहर आ जाता है, तो इट विल लूज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। क्लियर है बेटा? तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 22, पेपर कौन सा है, 2025। क्वेश्चन कहता है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का मास गिवन है 15 ग्राम, ये बेटा मोलर मास गिवन है साइड में, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इन वाटर हैज़ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एज अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ये हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है इन वाटर। एक तरफ आपका यूरिया का सॉल्यूशन है, एक तरफ आपका किसका सॉल्यूशन है, सेकंड ग्लूकोज का। अब गिवन ये है कि दोनों क्या हैं, आइसोटोनिक हैं, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन है आइसोटोनिक। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास ऑफ
ग्लूकोज। आई थिंक यहाँ पर मोलर मास नहीं आएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे यूरिया का गिवन है लेकिन ग्लूकोज का गिवन नहीं है। अब बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो दोनों को ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो जो भी यहाँ पर टर्म्स होती हैं वो भी दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। अब C क्या है, R और T तो चलिए यहाँ पर कांस्टेंट ही हो गए दोनों चीज़ें। C इक्वल है, C किसका, ग्लूकोज का, इज इक्वल टू C ऑफ यूरिया। C यानी कि मोलैरिटी। अब मोलैरिटी अगर बराबर है तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, इक्वल। अब मोलैरिटी गिवन तो नहीं है लेकिन यूरिया का मास तो गिवन है। लीटर ऑफ सॉल्यूशन भी हमें पता है कितने लीटर है, तो निकाल लेते हैं। मोलैरिटी ऑफ यूरिया क्या आएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना आ गया, 0.25 मोल्स आ गया। अब इन 0.25 मोल्स को लेकर आप मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, 0.25। इन्होंने बोला पर लीटर, पर लीटर यानी एक ही लीटर सॉल्यूशन की बात हो रही है तो डिवाइड क्या आ जाएगा, 1। तो आपकी मोलैरिटी क्या आ गई, 0.25 आ गई। अब जितनी मोलैरिटी यूरिया की है उतनी ही मोलैरिटी किसकी होगी, ग्लूकोज की होगी। अगर मोलैरिटी इक्वल है तो बेटा मोल्स भी क्या होंगे, इक्वल। दैट मीन्स ग्लूकोज के मोल्स भी आपके पास कितने आ जाने चाहिए, 0.25 आ जाने चाहिए एज पर द क्वेश्चन। अब इसके अगर हमें मोल्स पता चल गए तो मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वी हैव मोल्स, वी हैव मोलर मास, तो सिंपली वी कैन कैलकुलेट द गिवन मास, जो कि हमें कहा गया है कैलकुलेट करने के लिए। मोल्स कितने हैं बेटा, 0.25। अब मोलिकुलर मास को उधर ले जाएंगे। मोलिकुलर मास हमको गिवन था क्या, 180 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, गिवन मास। अब इसका आंसर जो भी आएगा सिंपल सा कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आंसर आया, ग्लूकोज का मास कितना है। फाइन। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 2024 में यहाँ पर क्वेश्चन आया था, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब हमको पहले ही मिल गया था, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन मोलैरिटी और मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स पर जो चीज़ डिपेंड करेगी यानी पार्टिकल पर जो डिपेंड करेगी वो क्या होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्ट। एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर का बता रही हूँ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कीजिए। और साथ में वहाँ पर पूछा गया था क्या कि ऐसी कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो बायोमोलिक्यूल्स के मोलिकुलर मासेस को फाइंड आउट करने के लिए मेजरली यूज़ की जाती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा है जिसमें हम मास को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू।